प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। वे कला और साहित्य के बड़े ही प्रेमी थे। गूढ़ अर्थ की कविताएं तो उन्हें बहुत ही प्रिय थीं। अगर वह उन कविताओं या साहित्य से खुश हो जाएं तो उसे मुंह मांगा इनाम दे दिया करते थे। आए दिन कोई न कोई कवि या साहित्यकार उनकी सभा में आता और कविता या साहित्य सुनाकर उनका दिल जीत लेता और मुंह मांगा इनाम लेकर जाता। उन्हीं के राज्य में एक गांव में 3 मित्र रहते थे। वे तीनों मित्र निपट गंवार थे और ऊपर से मेहनत वाला काम करने में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वे तो सिर्फ खाली बैठकर गप्पे हाँकने में ही आनंद लिया करते थे और जो भी खाने पीने को मिलता उसी से अपना काम चला लिया करते थे। मंदिर के पास बैठे हुए थे और बहुत ही गहन विचार विमर्श में डूबे हुए थे। तीनों ये बैठकर सोच रहे थे कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले न रहें, ये बार बार मांग कर खाने की समस्या का हल हो जाए। लेकिन ऐसा क्या किया जाए ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। वे सभी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि समस्या का हल हो जाए। तभी उनमें से एक बोला, क्यों ना हम इस गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं। फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा और उसमें ढेर सारे पैसे, मेवा, प्रसाद, पूड़ी, हलवा होगा तो हमें अपना जीवन यापन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तभी दूसरा बोला, अरे मूर्ख, एक मंदिर में तो सिर्फ एक ही पुजारी होता है और वो पुजारी भी ऐसा कि वो सब पूजा पद्धति जानता हो और पूजा पद्धति हम में से तो कोई भी नहीं जानता। तभी दूसरा बोल उठा, तो क्यों ना हम साधु बन जाएं। हमें साधु बनना चाहिए और मथुरा चलना चाहिए और हरे कृष्णा कहना होगा। तभी तीसरा बोल उठा कि हमें खेती करनी चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए जिससे हमारी शादी ब्याह भी हो सके। अगर हमारी शादी होगी तो हमारे बाल बच्चे भी होंगे और फिर एक समय हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वह हमारे भोजन की व्यवस्था भी वो कर देंगे। खेती तो बड़ा ही मेहनत का काम है, हम में से तो ये किसी को भी नहीं आता और अगर कोई करना भी चाहे तो इतनी मेहनत का काम हम तो नहीं कर सकते। तभी एक बोल उठा, फिर तो इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एक बोला, क्यों ना हम गवैये बन जाएं, ढोलक मंजीरे लेकर तीनों कीर्तन करेंगे और जो भी मिलेगा बड़े ही सुकून से खाएंगे। तभी एक बोला, अरे तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार से तो हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। हाथी को लोग गणेश मानते हैं और गणेश जी की तरह ही पूजा करते हैं उसकी। हाथी जहाँ से भी निकलता है लोग श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और साथ में खाने को कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। सभी दोस्त इसमें राजी हो गए और कहने लगे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी एक बोला कि लेकिन हमें हाथी को चींटियों से बचाना होगा। चींटी हाथी की नाक में घुसकर उसे परेशान करती है और कई बार तो हाथी की जान भी चली जाती है। तभी दूसरा मित्र बोला, ठीक है तो हम सबसे पहले चींटी का ही निपटारा करते हैं। हाँ, यह उत्तम विचार है। पहले हम सब मिलकर चींटियों को मारते हैं और उसके बाद हम मिलकर हाथी लाएंगे। एक मित्र बोला, ये चींटियाँ लेकिन मिलेंगी कहाँ? जहाँ मीठा होता है चींटियाँ भी वहीं मिलती हैं। हमें सबसे पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर तीनों मित्र अपने अपने घर से शक्कर लेकर आ गए और ले जाकर उस शक्कर को उन्होंने कई जगह फैला दिया। शाम तक हजारों चींटियां वहां पर एकत्रित हो गईं और फिर इसके बाद तीनों मूर्ख उन चींटियों पर पिल पड़े और तीनों पैर पटक पटक कर चींटियों को मारने लगे। एक ने बहुत ही गुस्से में कहा, अरे हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। तभी दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगड़ता है, नुकसान तो हमारा होगा। और खाओ मीठा। ये बोलते हुए तीनों मित्र फिर चींटियों के ऊपर पिल पड़े और लातों से उन्हें कुचलने लगे। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये तमाशा देखा। वे लोग रुक गए। ये मूर्ख मंडली यहाँ अपने पैरों को पटक पटक कर क्या कर रही है? इन गंवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही ये क्या कर रहे हैं।
और गांव वाले उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पास जाकर देखा कि मूर्ख मंडली तो बेजुबान चींटियों को मार रही है। अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों अपने पैरों से रौंदे डाल रहे हो? तभी एक बोला, अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ तो सकती हैं। यह हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती हैं। कहाँ है तुम्हारा हाथी? मूर्ख मंडली में से एक बोला, अरे अभी हमने खरीदा कहाँ है हाथी। विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आ गया। सोचा क्यों न पहले इन्हीं से ही निपट लें। अरे दुर्जनों, तुम लोग क्यों जीव हत्या कर रहे हो? कभी तो इस मूर्खता के आवरण से बाहर आओ। कम वक्तों, कुछ कमा कर खाना सीखो। अरे इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार है ताऊ। हाथी कोई परचून की दुकान पर मिलने वाला सामान है? इतना धन है तुम्हारे पास? यह बात सुनकर तीनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। उनमें से एक बोला, धन तो नहीं है हमारे पास, फिर हाथी कैसे खरीदोगे? तभी तीनों पुनः विचार करने लगे। ये बात तो सही है, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। ये बात तीनों मित्र उधेड़बुन करने लगे। आखिर हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा? तभी उन्हें कवि आता हुआ दिखाई दिया। सिर पर एक बड़ी सी पोटली रखी हुई थी। वह मस्ती में गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। तीनों मित्रों को ये बात पता थी कि लाल बहादुर एक प्रसिद्ध कवि है और राजा के यहाँ राजकवि के तौर पर नियुक्त है। तभी एक मूर्ख ने पुकारा, ओ भैया लाल बहादुर, इधर तो आओ। कवि महोदय शंकित भाव से देखकर उनकी तरफ चल पड़े। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो न करोगे हमारा? एक मूर्ख ने कहा, जरूर इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा। तब कविराज बोल उठे, याद रखो राज कवि हूँ मैं, अब सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब। उसने ये तुक बनाकर अपनी बात कही। तभी एक मूर्ख बोल उठा, अरे कविराज, हम तो सिर्फ यूं ही पूछ रहे थे। अच्छा एक बात तो बताओ, एक कविता सुनाने का कितना पुरस्कार मिल जाता है? कविराज बोले, ये तो कविता पर निर्भर करता है। अगर कविता गूढ़ हो तो बहुत धन मिलता है, इतना धन कि जितना तुम मूर्खों ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर तीनों मूर्खों ने कविराज को विदा कर दिया और कहा कि अब तो हम कवि ही बनेंगे, यही मार्ग है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। लेकिन हम कहाँ से सुना देंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तभी एक मूर्ख बोल उठा, अरे चले चलो, कविता तो देखो चुटकी में बन जाएगी। और तीनों मित्र राजा के महल की ओर चल पड़े। तीनों मित्र रास्ते से चले जा रहे हैं, लेकिन तीनों के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हम राजा को सुनाएंगे क्या। वे इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। चलते चलते तीनों काफी थक चुके थे। वे लोग एक गूलर के पेड़ के नीचे जाके सो गए। तभी अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर आ गिरा और वह अचानक बोल उठा, पककर गूलर गिर गयो। अरे ये तो कविता की पहली लाइन बन गई। ऐसे थोड़ा थोड़ा सब लोग जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। फिर तीनों उसी पंक्ति को दोहराते हुए आगे बढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक औरत पीपल के पत्तों को तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लायो पीपरी नारी। तब तीसरे मित्र ने कहा, पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी। वाह, ये तो कविता की एक पंक्ति ही बन गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। और तीनों आगे बढ़ चले। तीनों चलते चलते एक बाग में जा पहुंचे। उस बाग में जामुन के कई पेड़ लगे थे, जिसके कारण पूरे जमीन पर जामुन बिखरी पड़ी थी। गिरे हुए जामुनों की वजह से जमीन दूर से काली नजर आ रही थी। तीनों मित्र बीन बीन कर जामुन खाने लगे। एक मित्र बोला, कितनी सारी जामुन हैं, अगर हम पूरे दिन भी बिने तो भी खत्म नहीं होगी, जामुन अंत न पाइयो। तभी दूसरा मूर्ख बोल उठा, अरे वाह, जामुन अंत न पाइयो कैसी रही? गूलर पक के गिर गयो, लायो पीपरी नारी, जामुन अंत न पाइयो, जामुन अंत न पाइयो। अब तो बात बनती नजर आ रही है। तभी एक मूर्ख बोला, बस हमें एक लाइन और चाहिए और हमारी कविता
बनकर तैयार हो जाएगी। तीनों फिर कुछ सोचने के लिए इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था। तब वे लोग आगे बढ़ गए, राजा के महल के करीब आ पहुंचे। वे अभी भी इस उधेड़-बुन में लगे थे कि उन्हें एक कड़ी और मिल जाए तो उनकी कविता पूरी हो जाएगी। तभी उन्होंने देखा कि दो औरतें लड़ाई कर रही थीं। उनमें से एक वृद्ध थी और दूसरी युवा थी। तीनों वहां पहुंच गए, उन औरतों से झगड़ने का कारण पूछा। तभी वह वृद्धा बोली, यह तो मेरी बहू है। सास बहू तो आपस में झगड़ती ही हैं, तुम अपना रास्ता नापो। तभी एक मित्र बोला, बरबस ठानी रार। अरे वाह, हमारी तो कविता पूरी हो गई, चलो अब दरबार में चलते हैं। तीनों मित्र बहुत ही खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक बहुत ही कठिन काम पूरा कर लिया था और वे राजा की दरबार की ओर चल पड़े। अब तो बस दरबार में कविता सुनाने की देरी थी और वे सोच रहे थे कि इसके बाद राजा उन्हें ढेर सारा धन देगा और वे उस धन से हाथी खरीद लेंगे। जब वे तीनों दरबार में पहुंचे, वे उस दरबार की शोभा देखकर अचंभित हो गए। उनको पहली बार मौका मिला था दरबार को देखने का। राजा अपने स्वर्णमय सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी तीनों मित्र बोल उठे, महाराज की जय हो। हम तीनों संयुक्त कविता के कवि हैं और हम अपनी बनाई हुई कविता को आपके सामने सुनाने की अनुमति चाहते हैं। महाराज ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। कविता तो उनका काफ़ी प्रिय विषय था। तभी महाराज बोले, अवश्य सुनाइए कविराज महोदयों। तभी एक मूर्ख बोल उठा कि हमें पुरस्कार में इतना धन तो मिल ही जाएगा कि हम एक हाथी खरीद सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। सारे दरबारी ये बात सुनकर हंस पड़े। सभा में ऐसा पहली बार हुआ था कि कुछ सुनाने से पहले ही कवि पुरस्कार की मांग कर रहे थे। पहले आप लोग अपनी कुछ कविता तो सुनाएं। दरबार में बैठे सबसे पुराने मंत्री ने अपनी बात कही। मंत्री जी राजा के यहाँ सबसे पुराने विद्वान थे। मंत्री जी को काफ़ी समय राजा के यहाँ हो गया था और वे हर एक चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ थे। राजा ने खास तौर पर मंत्री जी को अपनी सभा में नियुक्त कर रखा था। मंत्री जी ने आगे कहा, कविराजों, स्वयं राजा आपकी कविता का मूल्यांकन करेंगे, वह किसी पुरस्कार के योग्य है अथवा नहीं। तभी तीनों मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वरिष्ठ मंत्री जी समझ गए कि ये लोग कवि नहीं हैं, ये सीधे साधे लोग लग रहे हैं। तब एक मूर्ख ने अपनी कविता सुनानी शुरू करी। गूलर पक पक गिर गयो, लायो पीपरी नारी, चामन अंत न पाइयो, बरबस ठानी रार। कविता सुनते ही राजा के माथे पर बल पड़ गए। इस तुकबंदी की कविता का अर्थ उनकी समझ से तो बिल्कुल ही बाहर था। पहली बार तो सुनने में वो कविता बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली लग रही थी। तभी राजा बोल उठे कि हे कविराजों, क्या आप अपनी सुनाई कविता का अर्थ हमें बता सकते हैं? यह सुनते ही तीनों मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। वरिष्ठ मंत्री काफी दयालु हृदय के थे। वह उन तीनों मूर्खों की मनोस्थिति को अच्छी तरह समझ रहे थे। पुरस्कार की अभिलाषा में ये तीनों ना जाने कितना दूरी का सफर तय करके और काफी परेशानियां उठाकर यहाँ तक आए थे। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए, ये बात वरिष्ठ मंत्री ने अपने मन में सोची। तभी वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, यह कविता बड़े ही गूढ़ रहस्य की है और यह तीनों कवि ये देखना चाहते हैं कि इस दरबार में कोई ऐसा है जो इनकी कविता का अर्थ बता सके। इसीलिए वे इस कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, क्यों कवियों, मैं सही कह रहा हूं ना? तीनों ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ। राजा काफी उत्सुक हो गए। इस कविता का गूढ़ रहस्य क्या है? उन्होंने अपने विद्वानों की परीक्षा जानकर उनसे ये सवाल पूछा।
राजा की बात सुनते ही सारे दरबारी असमंजस में पड़ गए और अपना सर खुजाने लग गए। राजा के सारे मंत्री जानते थे यह तो सिर्फ एक तुकबंदी थी जो कि अनायास ही बन गई थी, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं था। तभी उन मंत्रियों में से एक बोला, महाराज यह भी कोई कविता है? यह तो साफ साफ तुकबंदी दिखती है। इस तुकबंदी का क्या अर्थ हो सकता है? इसका तो कुछ भी अर्थ नहीं है। तभी वहां उपस्थित एक दूसरा मंत्री बोला, महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, ये तीनों मेरे ही गांव के हैं। कविता और साहित्य से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ये तीनों कामचोर, आलसी और निकट गंवार हैं। यह दिन भर बैठकर उल्टी सीधी योजनाएं ही बनाते हैं। यह बात सुनते ही वे तीनों मूर्ख भयभीत हो गए। उनके ही गांव के एक व्यक्ति ने उनकी सारी पोल खोल दी थी। अब उन्हें इनाम तो क्या मिलता, उन्हें भय था अब तो राजदंड मिलेगा। तीनों बेचारे थर थर कांपे जा रहे थे। वरिष्ठ मंत्री को ये सब देखकर उन पर दया आ गई और वह बोल उठे, महाराज मुझे खेद है कि हमारे विद्वान दरबारी इन कवियों की बात को नहीं पकड़ पा रहे और इनकी मूर्खता कहकर इतनी बड़ी कविता को छुपा रहे हैं। तभी एक विद्वान बोल उठे, क्या वरिष्ठ मंत्री जी आप हमें इस कविता का अर्थ बता सकते हैं? वरिष्ठ मंत्री जी ने अपनी सहमति दी और कहा, हाँ महाराज मैं इनकी इस कविता का अर्थ बता सकता हूँ। यह कविता रामायण काल में मंदोदरी की व्यथा को चित्रित करती है। मंदोदरी जो कि रावण की धर्म पत्नी थी। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी ने ये बात कही थी कि गूलर पक के गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल साम्राज्य गूलर की तरह गिर गया। लायो पीपरी नारी, अर्थात क्योंकि उसका पति रावण पर स्त्री का हरण करके लाया था। महाराज ये बात सुनते ही मंत्र मुग्ध हो उठे। क्या गूढ़ अर्थ निकाला है आपने वरिष्ठ मंत्री जी? फिर वरिष्ठ मंत्री जी ने आगे स्पष्ट किया, जामन अंत न पाइयो, अर्थात जिन त्रिलोकी राजा राम के मन का योगी महायोगी भी अंत न पा सके। बरबस ठानी रार, अर्थात उन पुरुषोत्तम से रावण ने बरबस ही लड़ाई कर ली और काल की भेंट चढ़ गए। वाह वाह, अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। राजा ने कहा, क्या गूढ़ रहस्य निकाला है आपने वरिष्ठ मंत्री जी, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। यह बहुत ही संदेशपूर्ण कविता है। इन कवियों को तो हम अवश्य ही पुरस्कार देंगे। यह बात सुनते ही सभी दरबारी सन्न रह गए। एक तो वरिष्ठ मंत्री ने उनकी योग्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, दूसरा इन तीनों मूर्खों को कवि सिद्ध करके पुरस्कार भी दिला दिया। ऊपर से राजा के मन में वरिष्ठ मंत्री के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। इस तरह से वरिष्ठ मंत्री ने तीनों मूर्खों की मनोकामना पूरी कर दी और दरबार में स्वयं भी सम्मानित हुए। वरिष्ठ मंत्री इसी तरह दरबार में आने वाले जरूरतमंदों, गरीबों आदि लोगों के गंवारपन के बावजूद उनकी मदद किया करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी मूर्खता पर धांसी नहीं दया आती थी। इसीलिए वे सभी के परम प्रिय मंत्री थे। वे तीनों अपना इनाम लेकर वापस अपने गांव लौट गए। इसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वे अब आगे से मेहनत कर कर ही अपना जीवन यापन किया करेंगे।